गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी 6 सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है मैन्यूअल फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है फास्फेटिक, जिसे आप फास्फेट कहते हैं, जो मुख्य पोषक तत्व जिसे कहा जाता है, जिससे पौधों की वृद्धि और उसके जड़ों का विकास, उसका संपूर्ण विकास फास्फेट एक तरीके से उसे जड़ों को प्रदान करके पौधों का विकास अच्छे तरीके से होता है। जो फास्फेट का मुख्य वर्क या काम है वो हम आपको अध्ययन करा रहे हैं छात्रों। ठीक है, जो कि आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग ही इस टॉपिक को रखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे फास्फेटिक उर्वरक फास्फेटिक उर्वरकों में फास्फोरस, जिसे हम पीओ की तरह निरूपित किया जाता है, प्रमुख पोषक तत्व के रूप में होता है। फास्फोरस को प्राकृतिक रूप से चट्टानी फास्फोरस, रॉक फास्फेट से प्राप्त किया जाता है, जो कि फास्फोरस से समृद्ध एक खनिज होता है। मतलब इसका अर्थ ये है छात्रों कि जो हमारे पुराने चट्टाने हैं उनके जब छोटे छोटे कण टूट के एक जगह इकट्ठा होते हैं और वो सॉइल में जाके मिलते हैं, उसके बाद जब सॉइल में वो जाते हैं तो उनकी एक फर्टिलिटी होती है, उसमें विघटन की प्रक्रियाएं चलती हैं, जिसमें कई सूक्ष्म बैक्टीरिया अपनी क्रियाओं को करके फास्फेट को पौधों को प्रदान करते हैं, जिससे पौधे उसे अवशोषित करके वो अपना विकास करते हैं छात्रों। ठीक है, फास्फेट एक तरीके से अगर देखा जाए मुख्य पोषक तत्व का मुख्य तत्व है, जिसके द्वारा जैसे आप लोग कहते हैं एनपीके का मतलब ये है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये तीनों तत्व एक तरीके से पौधों के मुख्य विकास को प्रभावित करते हैं, जिसके द्वारा अगर इन्हें न प्राप्त हो छात्रों पौधों को, तो पौधे अच्छे तरीके से अपनी जड़ों का विकास नहीं कर सकते हैं और अपनी संरचना को अच्छे तरीके बना नहीं सकते हैं छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है फास्फोरस पृथ्वी पर 11वां सबसे प्रचुर तत्व है। मतलब पृथ्वी पर हमारे जो फास्फोरस है वो एक तरीके से 11वां सबसे प्रचुर तत्व माना जाता है। फिर उसके बाद यदि मिट्टी में फास्फोरस की कमी है तो खाद्य उत्पादन प्रतिबंधित हो जाता है, जबकि पोषक तत्व उर्वरकों के रूप में न मिलाया जाए तो। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा फास्फोरस है, जो हमारे मिट्टी में अपनी प्रक्रिया को करके पौधे उसे अवशोषित करते हैं, अगर वहाँ पे खाद्य उत्पादन में अगर आप फास्फोरस को प्रतिबंधित करते हैं तो फिर वो आप किसी उर्वरक के माध्यम से अपने फास्फेट को अपनी फसलों को प्रदान करते हो छात्रों, जिससे वो पौधे उसे अवशोषित करके अपने विकास को आगे बढ़ाते हैं, जिससे वो अपने पूरे परिपक्व अवस्था को पूर्ण करते हैं छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। अतः खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। मतलब खाद्य उत्पादन अगर बढ़ाना है तो वहाँ पे फास्फोरस की कमी को किसान भाई उर्वरक के द्वारा अपने खेतों में देकर उसे पूर्ति करते हैं, जिससे खाद्य उत्पादन अच्छे तरीके से बढ़ता है छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आता है कि फास्फोरस पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। जैसा कि मैंने बताया कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये जो एक मुख्य तत्व हैं जो पौधों के जड़ों को वृद्ध करते हैं, उसे परिपक्व करते हैं और बीजों का विकास करते हैं, वो एक तरीके से आप फास्फोरस के द्वारा ही पौधों का एक प्रक्रिया को आप
तरीके मतलब जीवन चक्र को अच्छे तरीके आप चला सकते हैं। अगर वहाँ पे फास्फोरस की कमी है छात्रों जो है, तो ये आप मान लीजिए जो है कि पौधा अच्छे तरीके से वृद्धि नहीं करेगा, जड़ों का अच्छे तरीके से विकास नहीं होगा, पौधा पूरे तरीके परिपक्व नहीं हो पाएगा, जिससे आगे चलकर जो है जो हमारा खाद्य उत्पादन है वो पूरी तरीके प्रभावित होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यह जड़ विकास, पौधों की परिपक्वता और बीज विकास में मदद करता है। नाइट्रोजन और पोटेशियम के साथ फास्फोरस पौधों के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारे 16 से 17 तत्व पाए जा रहे हैं उसमें जो है सबसे मुख्य तत्व जो है एक तरीके से फास्फोरस है। फिर नाइट्रोजन और पोटेशियम के साथ फास्फोरस पौधों के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक तत्व माना जाता है छात्रों, जो कि बारिश से धुल जाने या सहित कई कारणों से मिट्टी में फास्फोरस की कमी हो जाती है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जब बारिश काफ़ी जो है क्या कहते हैं बाढ़ के तरीके प्रारूप पकड़ लेती है जो है, तो पानी के द्वारा हमारी मिट्टी से जो है फास्फोरस एक स्थान से दूसरे स्थान पर छात्रों जो है चले जाते हैं। ठीक है, फिर इसीलिए आधुनिक खेती फास्फोरस आधारित उर्वरकों के उपयोग पर निर्भर होता है। फिर वाणिज्यिक फास्फेट उर्वरकों का निर्माण फास्फेट रॉक का उपयोग करके किया जाता है। फास्फेट रॉक मतलब कहने का अर्थ ये है जो फास्फेट का चट्टानें पाई जाती हैं, चट्टानों के बीच में जो है उसके द्वारा जो है कई कल कारखानों के द्वारा उसे मिश्रित करके उसे फास्फेट को चूर्ण के रूप में जो है एक पैकिंग के तहत जो है मार्केट में लाकर उसे व्यापार करके किसानों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, फिर दुनिया के लगभग 2/3 फास्फेट संसाधन तलछटी और समुद्री फास्फेट रॉक जमा से प्राप्त होते हैं। ग्राउंड रॉक फास्फेट का उपयोग अतीत में मिट्टी के लिए फास्फेट के स्रोत के रूप में किया जाता रहा है। हालांकि इस देसी सामग्री में फास्फेट की कम सांद्रता, उच्च परिवहन लागत और छोटी फसल प्रतिक्रियाओं के कारण कृषि में रॉक फास्फेट का उपयोग काफ़ी कम हो गया है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि फास्फेट का उपयोग कई चीज़ों में किया जा रहा है, परिवहन में किया जा रहा है और छोटी फसलों में भी किया जा रहा है। तो इनके द्वारा जो है फास्फेट का उपयोग काफ़ी मात्रा में धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। मतलब फास्फेट कहीं पे बहुत ही कम मात्रा में पाया जा रहा है, कहीं पे ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है। उसका उपयोग कई चीज़ों में किया जा रहा है जिससे फास्फेट की मात्रा में कमी आ रही है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। दूसरी ओर फास्फोरस आधारित उर्वरकों का उपयोग काफ़ी बढ़ गया है। सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले फास्फेटिक उर्वरक डाई अमोनियम फास्फेट DAP, मोनो अमोनियम फास्फेट MAP, NPK और SSP इस प्रकार के उर्वरकों का उपयोग आज हमारे किसान बड़े अच्छे तरीके से अपनी फसलों में फास्फेट को आपूर्ति करने के लिए जो है डाई अमोनियम फास्फेट DAP का उपयोग कर रहे हैं और मोनो अमोनियम फास्फेट MSP का भी प्रयोग हो रहा है और NPK का भी उपयोग हो रहा है और SSP उर्वरक का भी उपयोग हो रहा है छात्रों, जिसके द्वारा किसान अपनी फसलों में खाद्य उत्पादन की बढ़ोतरी कर रहे हैं छात्रों। ठीक है, आगे उर्वरक पोटेशियम को कभी कभी पोटास कहा जाता है। यह शब्द प्रारंभिक उत्पादन तकनीक से आया है जहां पोटेशियम को लकड़ी की राख से निकाला जाता था और पर्यावरण की सृष्टि से टिकाऊ नहीं होता था। फिर उसके बाद खाद्य उत्पादन में कटी हुई फसलों में पोटेशियम को मिट्टी से हटा दिया जाता है और भविष्य में फसल के विकास को बनाए रखने के लिए इसे प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारे खाद्य उत्पादन में जो है एक तरीके से जो कटी हुई फसल है वहाँ पे जो पोटेशियम की मात्रा है वो धीरे धीरे घटती जा रही है। फिर वहाँ पे आपको जो है
भविष्य में फसलों के विकास को बनाए रखने के लिए इसे प्रतिस्थापित किया जाना, मतलब प्रतिस्थापित का मतलब है कि इसको कहीं से दूसरी जगह से ला के जो है उस जगह पे रख के उसे प्रतिस्थापित करें, जिससे वो अगली फसल में आप उसे उपयोग कर सकें छात्रों। ठीक है। उसके बाद 350 मिलियन वर्ष पहले विशाल डेमोनियम सागर और क्या कहते हैं मुख्य कनाडा और उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में धीरे धीरे सूखा रह रहा है और अपने पीछे सांद्रित लवण और खनिज छोड़ा जा रहा है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि 250 मिलियन वर्ष पहले विशाल डेवोनियन सागर मध्य कनाडा और उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में धीरे धीरे सूखा रहा था और अपने पीछे सांद्रता लवण जो है वो छोड़ता चला गया और खनिज छोड़ रहा था, जो कि बाद में वो मिट्टी जो है आप प्रयोग में नहीं लाई गई। फिर यह प्रक्रिया ग्रेट सॉल्ट लेक और मृत सागर जैसी जगहों पर आज भी ये प्रक्रियाएं जारी हैं छात्रों जो है। फिर उसके बाद इन प्राचीन समुद्री लवणों को जब पुनर्प्राप्त किया जाता है और विभिन्न उपयोग तरीकों से उपयोग किया जाता है इसे, जिनमें से अधिकांश का उपयोग पोटेशियम उर्वरक के रूप में भी उपयोग किया जा रहा है छात्रों। आज के जो किसान भाई हैं वो इसे जो है कई जो है पोटेशियम उर्वरक को कई रूपों में उपयोग कर रहे हैं, अपनी फसलों को वहाँ अपनी जो भी ज़रूरत है उन्हें जो है देकर उन्हें आपूर्ति को पूरा कर रहे हैं और खाद्य उत्पादन को वो धीरे धीरे अपने बढ़ा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद पोटेशियम प्रकृति में व्यापक रूप से पाया जाता है, इसे हम बतला रहे हैं। पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट जैसे उर्वरक प्रकृति में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। सौभाग्य से पृथ्वी में पोटास के विशाल में भंडार है जो आने वाली कई शताब्दियों तक इस पोषक तत्व की हमारी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। फिर उसके बाद यह उर्वरक कोई कृत्रिम या निर्मित रसायन नहीं है, क्योंकि यह सीधे पृथ्वी से आता है और बहुत ही लंबी भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। पोटेशियम मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण खनिज है। चूँकि पोटेशियम शरीर में जमा नहीं होता है, इसीलिए इस पोषक तत्व को नियमित रूप से पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थों से बदलना आवश्यक होता है। मतलब इसका अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारे पोटेशियम मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं उन्हें हम पोटेशियम शरीर में अगर उसे जमा करना है जो है तो आप जमा उसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसलिए इस पोषक तत्व को नियमित रूप से पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थों में बदलना आवश्यक होता है। मतलब उसे जो कच्चा मटेरियल है उसे पोटेशियम उर्वरक के रूप में उसे परिवर्तित किया जाना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद उच्च रक्तचाप से बचने के लिए उच्च पोटेशियम और कम सोडियम वाला आहार फायदेमंद साबित हुआ है। ठीक है। पौधों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक अच्छी वृद्धि बनाए रखने के लिए मिट्टी में पोटेशियम की पर्याप्त आपूर्ति होनी चाहिए। जब पोटेशियम की आपूर्ति सीमित होती है तो पौधों की पैदावार कम हो जाता है, गुणवत्ता खराब हो जाती है, पानी कम कुशलता से अब उपयोग होता है और कीट और बीमारी से होने वाले नुकसान के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। मतलब का अर्थ ये है कि पोटेशियम की कमी से हमारे पौधों की जो है एक तरीके से पैदावार कम हो जाती है और उनकी गुणवत्ता में जो है खराबी आ जाती है, पानी जो है कम अवशोषित करते हैं और कीट और बीमारियां जो है छात्रों बहुत ही ज़्यादा आक्रमण करते हैं, जिससे हमारी फसल को नुकसान होता है और हमारी उत्पादन में कमी आती है। ठीक है। फिर दुनिया के कई हिस्सों में कृषि मिट्टी में धीरे धीरे पोटास की कमी हो रही है। जैसे कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं छात्रों जो है जहाँ पे पोटास का सबसे ज़्यादा दोहन हो रहा है, जिससे वहाँ पे पोटास की कमी आ रही है। ठीक है। बहुत समय पहले जब कुछ मिट्टी में पहली बार खेती की गई थी तो उनमें पोटेशियम की मात्रा अधिक थी। मतलब जब पुराने समय में जब खेती की जाती थी जो है उस समय छात्रों जो है उस मिट्टी में पोटेशियम की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती थी। फिर
हालांकि कई वर्षों की गहन फसल और फसल के दौरान बार बार पोषक तत्वों को हटाने के बाद कई खेतों को अब अपनी उत्पादकता बनाए रखने के लिए पोटास के नियमित इनपुट की आवश्यकता होती है। कटाई के दौरान पोटेशियम काफ़ी हद तक नष्ट हो जाता है। अधिक उपज देने वाली फसलें फसल के काटे गए हिस्से में बड़ी मात्रा में पोटेशियम निकाल देती हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कमी कृषि क्षेत्र में आम होती जा रही है। पोटेशियम स्रोत और पोषक तत्व। पोटेशियम के कई उत्कृष्ट स्रोत हैं जिनका उपयोग उत्पादक और स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने और मिट्टी के पोषक तत्व और भंडारण को फिर से भरने के लिए किया जाता है। तो आपको इसका उपयोग करना चाहिए। पोटेशियम क्लोराइड म्यूरेट ऑफ पोटाश KCl, जो कि इसका जो एक रेशियो होता है 0:0:60 का म्यूरेट ऑफ पोटाश का जो रेशियो है। ठीक है छात्रों। फिर पोटेशियम सल्फेट पोटाश का जो सल्फेट का एक रेशियो होता है K2SO4 का 0:0:50 से 18 यश तक जो है इसका जो है अनुपातिक रेशियो होता है छात्रों। फिर आता है पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट जो है K2SO4 -2 MgSO4, इसका जो एक रेशियो होता है छात्रों वो 0-0-22 और 22 तक 11 मिलीग्राम तक इसका जो है रेशियो पाया जाता है छात्रों। ठीक है। आगे पोटेशियम थायोसल्फेट K2SO2O3, जो इसका रेशियो है 0:0:25 से 17 तक। पोटेशियम नाइट्रेट का जो है KNO3 13:0:13:44 तक इसका रेशियो जाता है। इन सभी उर्वरकों में पोटेशियम समान है और स्रोत की परिवाह किए बिना यह पोषक तत्व पौधों को तेजी से उपलब्ध होता है। फिर प्राथमिक अंतर पोटेशियम के साथ आने वाली सभी पोषक तत्वों में ये पाए जाते हैं। फिर पोटेशियम क्लोराइड के माध्यम को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यह पौधों के विकास के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है छात्रों। ठीक है। फिर उसके बाद हाल ही के शोध से पता चला है कि कई फसलें अधिक उपज और गुणवत्ता के साथ क्लोराइड अनुपयोग के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया देती हैं। किसी भी घुलनशील उर्वरक की तरह अगर बड़ी मात्रा में बीज या अंकुर के करीब रखा जाए तो नमक से होने वाले क्षति को रोका जा सकता है। पोटेशियम क्लोराइड आमतौर पर पोटाश का सबसे कम खर्चीला स्रोत है छात्रों। ठीक है। जैसे पोटेशियम सल्फेट सभी फसलों को प्रोटीन एंजाइम विकसित करने के लिए सल्फर का पर्याप्त आपूर्ति की आवश्यकता होती है। सल्फर की कमी आने वाले पौधे हल्के हरे रंग के दिखाई देते हैं और उनकी पैदावार और गुणवत्ता कम हो जाती है। पोटाश उर्वरकों में मौजूद सल्फेट पौधों के सेवन के लिए तुरंत आवश्यक होता है। फिर आता है पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट, क्योंकि क्लोरोफिल में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैग्नीशियम की कमी सबसे पहले पौधों की निचले हिस्से में पीली पत्तियों द्वारा प्रदर्शित होती हैं। फिर मैग्नीशियम की आवश्यकताएं काफ़ी भिन्न होती हैं। फलियों में आमतौर पर और घास की तुलना में यह तत्व अधिक होता है। फिर उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट आता है छात्रों। सभी अधिक उपज देने वाले फसलों के लिए नाइट्रोजन की प्रचुर आपूर्ति आवश्यक होती है, जो पौधों के लिए वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है छात्रों। फिर उसके बाद इन फसलों के लिए जो नाइट्रोजन के अमोनियम स्रोत की तुलना में नाइट्रेट स्रोत को प्राथमिकता देते हैं, यह पोटाश स्रोत एक अच्छा विकल्प हो जाता है। फिर फसलों की पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई उत्कृष्ट पोटाश स्रोत उपलब्ध होते हैं। ठीक है। किसी स्रोत का उपयोग करना है तो इस पर निर्णय लेते समय वह स्रोत चुने जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है और साथ में आयान प्रदान करते हैं, जो उसकी उच्च उपज वाली फसलों को शीर्ष आकार में रखने में मदद करते हैं। इसका अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारे पोटाश और पोटेशियम और फास्फेट की जो प्रक्रियाएं हैं, नाइट्रेट की जो प्रक्रियाएं हैं, वो अगर हमारे पौधों को
सही संतुलित मात्रा में अगर नहीं मिलता है तो पौधे अपनी जड़ों का विकास नहीं कर पाते हैं, पौधे परिपक्व नहीं हो पाते हैं, पौधों के क्या कहते हैं पत्तियों और तनों का अच्छा विकास नहीं हो पाता है, जिससे हमारे फसल की गुणवत्ता में प्रभाव पड़ता है और खाद्य उत्पादन क्षमता भी कम होता है छात्रों। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ छात्रों उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।